हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज गाला असाइनमेंट का जो पेपर नंबर 5 है उसका सेक्शन ए आज हम करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो आपको पता ही है सेक्शन ए में कुल 24 क्वेश्चन आते हैं। ये पहले से फर्स्ट टू 6 यानी 6 क्वेश्चन ऐसे हैं स्टार्ट के जो कि ये ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का तो ऐसे ही आप अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जो सही आंसर हो उसी को आप टिक करिएगा एग्जाम के पीरियड में, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहा है दोस्तों, द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 4x + 3y = 14 एंड डैश 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 आर पैरेलल लाइन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए वैसे तो मुझे पता है कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लेकिन कैसे करेक्ट होगा आप समझिए। यहाँ पे जो चीज़ दी है आप यहाँ देखिए, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 14 एंड एक और इक्वेशन होगा, वो दोनों इक्वेशन पैरेलल होंगे। अगर किसी भी ग्राफ के लिए अगर 2 इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन पैरेलल तभी होते हैं जब इस कंडीशन को फॉलो करता है। मतलब कंडीशन हमारा होता है a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर ये कंडीशन को फॉलो करते हैं 2 इक्वेशन मिल के, तो समझ जाओ ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, पैरेलल है किसी ग्राफ के लिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तब तो उसके लिए पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला इक्वेशन तो यहाँ पे हमको दिया है 4x + 3y = 14 एंड सेकंड इक्वेशन इसमें से क्या होगा मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें भी आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। डी वाला देखिए ऑप्शन क्या होगा, -12x 9y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -9y होगा = 0 होगा। आपको पता है ये 1 होता है, b1 होता है, ये c1 इस साइड आएगा, उस साइड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अगर उस साइड है तो सेम वैल्यू उसकी होगी, मतलब सेम साइन होगा। तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 पहले हम निकालेंगे, 4/-12 यही होगा ना, 4/-12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, -1/3 हो गया a1/a2। अब b1/b2 की बात करते हैं तो b1/b2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3/-9, 3 1 = 3, 3 3 = 9, -1/3 ये भी हो गया, ठीक है। अब c1/c2 को देखते हैं, c1/c2 = 14/0 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, b1/b2 की वैल्यू 1/3 है माइनस में, और c1/c2 की वैल्यू अलग हो गई। मतलब a1/a2 = b1/b2 यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है = b1/b2, बट c1/c2 इज़ नॉट इक्वल। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो कंडीशन है इसको ये दोनों इक्वेशन मिलके फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेलल होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और बाकी इसमें देख लीजिए, अगर 4/8 करते तो 1/2 आता है, 3/6 करते 1/2, दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर भी 1/2 आ जाता है, तीनों बराबर हो जाते हैं। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वो इसको फॉलो नहीं करेगा। इसी से सारे इक्वेशन को, इन दोनों को भी आप करके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द फार्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज डी। डी की वैल्यू पूछा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा। तो देखिए इसमें क्या रहा है, इसमें जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac होता है। ये तो आप पढ़े भी होंगे और आपको पता भी होगा। इसका मतलब सेकंड का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, ये करेक्ट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, द 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 डैश डैश इस, मतलब क्या, यहाँ पे एक AP दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं AP हमारा है -3 -1/2 2 और डैश डैश डैश। इसका मतलब इसका 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म 22 होगा, 28 होगा, -38 होगा, -48 1/2 होगा। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है इसमें से जो इस AP का क्या हो जाएगा,
11th टर्म होगा। इसके लिए सबसे पहले आप जानिए ए की वैल्यू आपको पता है, पहला वाला ए होता है, डी इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को, इसमें से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, टू माइनस माइनस और ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4, 1 मिलकर कितना हो गया 5/2। यहाँ पे डी की वैल्यू 5/2 एंड ए की वैल्यू -3। तो ए पी जो होता है, ए पी का जो 11th टर्म होगा, यानी कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी को रखते हैं 11 पूछा 11 ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11-1 इंटू 5/2। इसको लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई 11-1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -3, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा ना, देखो हो जाता है गलती, 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, यानी A11 जो 11th टर्म हमारा है इस AP का वो कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A 22 क्या है, करेक्ट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द पॉइंट -100, -100 इज इन डैश क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिया है -100 एंड -100, ये दोनों जो पॉइंट दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट पकड़ समझिए। यहाँ पर दो इस तरह से लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको पता होता है ये x डैश इसको बोलते हैं, ये y और y डैश है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मैं समझा देता हूँ आपको, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, बराबर, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसको पहले आप समझिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें कुल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो इसमें जो साइन की वैल्यू, देखो यहाँ पे साइन दिया -100 एंड -100, तो पहले साइन को देखिए आप। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों प्लस होते हैं, यानी x और y दोनों की वैल्यू प्लस होती है। इसमें x की वैल्यू माइनस होती है, y की वैल्यू प्लस होती है। इसमें दोनों वैल्यूज माइनस होती है। अब आप तो समझ गए होंगे कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें एक प्लस होता है, दूसरा माइनस। देखिए तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी x और y दोनों जो वैल्यू जिसकी रहेगी, x y की जो भी वैल्यू होगी, दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ भी दोनों निगेटिव दिया है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, sin पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया, 2 1 3 एंड 0। इन चारों में से कौन सा होगा, आइए पहले इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं, सही, साइन पावर 4 थीटा, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 2। ये तो बात आपको समझ में आ जाएगी। जब भी जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो 2 का 2 भी मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाता है। इसका हमने केवल फॉर्म चेंज किया हुआ है, मतलब उसका वही है। नीचे हमारा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में एंड ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम करेंगे क्या, जहाँ पर ए है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा है, जहाँ बी है उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ए माइनस बी करेंगे, इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें करेंगे, और इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस ला देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, इसको कुछ नहीं करेंगे, दोनों कट जाएगा। सेम है तो कट गया। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसका मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसमें मीन, रेंज, मीडियन, मोड, ये देखो ये सब तो एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन में है। रेंज ही नहीं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, पाई इज डैश नंबर। ये तो सबको पता होगा क्योंकि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है √7x+11 इज डैश पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपके ये 6 क्वेश्चन होंगे, ये सारे 6 क्वेश्चन में 3 इस तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, √7x+11 किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर जिस वेरिएबल में यह इक्वेशन दिया गया है उसके पावर अगर 1 होता है तो लीनियर होता है, अगर यहाँ ऐसा 2 पावर हो जाए तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे 3 पावर हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। लेकिन यहाँ पर ना तो 2 है ना तो 3 है, कोई पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमेशा 1 पावर होता है। तो 1 पावर वाला क्या होता है, हमेशा लीनियर होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज डैश डैश 4, 8, 16। कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है कि 3 कॉइन्स है यानी 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्कों को उछाला जाता है और टोटल मतलब आउटकम्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आउटकम आने की, टोटल आउटकम की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो आंसर में आपका 8 है, लेकिन कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी इस प्रकार क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए पहले अगर तीनों को उछालते हैं, टॉस करते हैं तो तीनों हेड आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर 2 हेड 1 टेल आ सकता है। ठीक है, या 1 हेड 2 टेल आ सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। उसके बाद मान लीजिए हेड 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 टेल हेड टेल टेल, या फिर तीनों टेल आ सकते हैं, या 2 टेल 1 हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर 1 टेल 2 हेड आ सकता है। ठीक है, 6 हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड आ सकता है या टेल हेड टेल आ सकता है। इसके बाद आप चेक कर लीजिए, इसके बाद और कुछ आने की पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इसलिए हमने बोला कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 8 करेक्ट होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा 10 है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू cot थीटा देन थीटा इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। देखिए आप टेबल भी देख के, ट्राइगोनोमेट्रिकल टेबल भी देख के आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। tan थीटा यानी tan थीटा जो होता है यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बराबर। और कॉट जो होता है, कॉट tan का उल्टा होता है यानी कि अपोजिट होता है, तो इसके 1/1 करेंगे तो भी cot 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पे लिखा है tan 45 इज इक्वल टू cot 45, ऐसा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब दोनों 45 की वैल्यू 1 आ रही है तो tan 45 और cot 45 का मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा ऐसा एंगल है जो दोनों के साथ, tan के भी साथ और cot के भी साथ इक्वल नंबर देता है, इक्वल वैल्यू देता है, तो है 45। इसका मतलब हमारा आंसर ही 45 होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री। देखिए सारी बातों की एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, और यहाँ से TQ और PT जो 2 लाइन है ये दोनों टेंजेंट है, यानी इस सर्कल को टच कर रही है। तो सेंटर से अगर इसको मिलाया जाता है टेंजेंट तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। और POQ की वैल्यू 110 दिया है और PTQ की वैल्यू पूछा, PT यानी इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि ये जो आपका फिगर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो सीधी सी बात, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया, तो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ, ये तो बचा ही ना, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। यहाँ पे प्लस करेंगे तो बचेगा हमारा, आएगा हमारा 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, सारे डिग्री, ये डिग्री का
सिंबल है। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आता है। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू 70 डिग्री, मतलब ये तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, हाँ ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 70 डिग्री ऐसे लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाई 12 देन द मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन बाई डैश। कह रहा है कि अगर जो मोड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मोड की जो फ्रीक्वेंसी हो डिस्ट्रीब्यूट होके बढ़ के मीन से क्या हो जाती है, मोड से मोड माइनस मीन इक्वल टू 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, मोड माइनस मीन इक्वल टू 12 हो जाता है। तो मोड, तो इसमें कह रहा है कि मोड एक्सीड इट्स मीडियन, एक्सीड्स इट्स मीडियन, यानी मोड माइनस मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी। सीधा सीधा बात है, मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। इसमें दिया है आपको, ये कह रहा है कि ऐसा समझ लीजिए मोड माइनस मीडियन कह रहा है। मोड माइनस मीडियन कितना दिया है, 12। अगर मोड में से मीडियन को माइनस करते 12 आता है, और हमको दिखाना क्या है, हमको सॉल्व करके दिखाना है कि मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ऐसा है, देख लेते हैं एक बार। बराबर, ठीक है। अब देखिए करते क्या है इसके अंदर, हम मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 12 है, ये गलत है। मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको मैं पीछे भी कई क्वेश्चन इस तरह के मिले थे मोड मीडियन के, उसमें आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, मोड, ये देखो मोड है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 मीडियन है, यहाँ पर 2 मीडियन है, लेकिन हमको रखना पड़ेगा मोड माइनस मीडियन। जहाँ मोड माइनस मीडियन आएगा उसकी जगह हमको 12 रखना है। तो अभी मोड माइनस मीडियन हमारा आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम माइनस मीडियन से मोड माइनस मीन, सॉरी मीन का क्या कर देंगे, मोड माइनस, यहाँ से हम मीन माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड में, और इधर भी हम मीन को माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 3 मीडियन, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 मीन माइनस 1 मीन, यहाँ से भी हम माइनस कर देते हैं। देखिए होगा क्या, इसको लिखेंगे हम मोड माइनस मीन, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन बराबर। अब क्या करेंगे हम, देखिए मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 कॉमन होगा, तो आ जाएगा आपका मीडियन माइनस मीन। ये बात आप समझिए। अब मोड माइनस मीन की वैल्यू हमको पता है क्या है, ये 12 है, तो 3 मीडियन माइनस मीन। तो ये पूछ रहा है 3 4 जा 12, मीडियन माइनस मोड जो हमारा है, मीडियन माइनस, सॉरी मोड ने मीन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। एक चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 4। अगेन हम कुछ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए अगेन मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इसको देखो कहाँ से आया, आप जानते हैं मोड, यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड हमने यहाँ पे लिखा, मीडियन को मैं उठा के लेफ्ट साइड लाया तो माइनस हो गया। यहाँ पे 3 मीडियन था, ये फार्मूला है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। मोड मीडियन और मीन में जो रिलेशन होता है यही होता है। तो मोड हमने यहाँ लिखा, मीडियन को उठा के मैं बाई तरफ लिखा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 3 मीडियन आपने केवल 1 लिखा, कोई बात नहीं है, 1 मीडियन हमने यहाँ लिखा, जो 2 मीडियन स्पेस बचता है उसको हमने राइट साइड में ही रखा, बाकी जो माइनस 2 मीन है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। और समझ आ रही, आगे देखिए फिर क्या होगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं मोड माइनस मीडियन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा लफड़ा इसके अंदर है, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा मीडियन माइनस मीन, ठीक है
ना समझ में आए तो वीडियो को आप बैक कर करके 2-3 बार में देख सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, जो भाषा आपकी हो, गुजराती हो तो गुजराती में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या कह रहा है। बाकी जो रूल मेथड है सब मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन, ठीक है ना। मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या मिला हमको, मीडियन माइनस मीन मिला है। मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे हम 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा, नेट आंसर आएगा मोड माइनस मीडियन का हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और जो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ P1 एंड P2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स देयर HCF इज 1। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है ये। P1 और P2 दिया है, ये सब प्राइम है, और इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसका हमें बता रहा है कि HCF जो है वो क्या है, HCF हमारा 1 है। ये ट्रू है फॉल्स। देखिए इसमें 13, 14, 15, 16 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो कोई बात नहीं है। ये हमारा प्राइम है। प्राइम देखिए कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या होती है जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और 2 और 3 का जब हम HCF निकालते हैं तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 ही होगा ना, तो 1 होगा, तो HCF भी 1 आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to 6x square minus 7x minus 3, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to minus 7/3। ये पूछ रहा है कि 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to minus 7/3 करेक्ट है या नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to क्या होगा। देखिए अल्फ़ा और बीटा का हम एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड होता है तो कट जाता है, बचता है हमारा बीटा। बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होता है तो बीटा प्लस अल्फ़ा इधर हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, दोनों सेम है। अभी देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये जो 6 है ये a होता है, ये हमारा -7b होता है, और c हमारा -3 होता है। अब जानिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, आपको पहले पता होगा -b/a होता है, तो -b की वैल्यू क्या है, -7, तो +7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +7/a की वैल्यू कितनी है, 6, ये मिल गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, तो c की वैल्यू कितनी है, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 हो जाता है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। इसमें रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/6 अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। इसके अपॉन में अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा -1/2 हो गया। इसको लिखते हैं 7/6 मल्टीप्लाई 2, ऊपर 1 नीचे है -2 3 जा 6, तो -7/3, जो कि ये आ गया, इसके बराबर मिल गया। इसका मतलब इसका जो हमें ट्रू फॉल्स में लिखना होगा, इसका मतलब इसका आंसर हमको क्या लिखना होगा, ट्रू लिखना होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, द ग्राफ ऑफ 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए अगर यह ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ दिया है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ये x होता है और क्या होता है, y होता है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को x की जगह हम 0 रख दें और y जगह भी 0 रख दें और 0 की इक्वल आ जाए, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, तब तो ओरिजिन से पास होगा। अगर बराबर नहीं होगा तब तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो पहले रख के देखता हूँ, रख के करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 5 × 0 - 4
इंटू ज़ीरो, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट वाला इसकी वैल्यू 0 आ गई, राइट वाला भी क्या है 0 ही है, तो मतलब इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ ऑफ 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 डज नॉट नहीं पास थ्रू द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं होती है, कह रहा है ओरिजिन से पास नहीं होती है, लेकिन हमारा आंसर बता रहा है कि ओरिजिन से पास होती है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो क्या है, फॉल्स है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, PA इज इक्वल टू 3/4 देन PA बार इज इक्वल टू 2/4। यहाँ 3/4 है, वहाँ 2/4 है। एक बार मैं और देख लेता हूँ, बराबर है, ठीक है 2/4। देखिए इसमें करना क्या है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर PA बार की वैल्यू 2/4 के बराबर 2/4 बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो ये हमारा ट्रू होगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला होता है PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, ठीक है। तो PA की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ हमने रख दिया, प्लस PA बार यहाँ पे है इज इक्वल टू 1, PA बार यहाँ पे है इज इक्वल टू 1। 3/4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 4 1 जब 4 में से 3 माइनस किया तो 1 क्या आ गया, 4 आ गया। 1 क्या आ गया, PA बार की वैल्यू 1/4 आ गया। जबकि हमारा ये क्वेश्चन बता रहा है कि PA बार की वैल्यू 2/4, या इसको कट कर देते हैं तो 1/2 होना चाहिए, 1/2 या 2/4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है 1/4। इसका मतलब इससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हम लिखेंगे क्या, फॉल्स लिखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डैश डैश एंड AP। यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं नंबर्स, जो नंबर्स कह रहा है क्या ये नंबर्स जितने भी हमारे यहाँ पे डेटा दिए गए हैं सारे डेटा को चेक करिए क्या AP है। AP है तो यस, नहीं है तो नो, कोई बात नहीं है। इसका पता कैसे लगता है, D से लगता है, ठीक है। चलिए इसमें से इसको माइनस किया तो 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, एक D तो 0 आ जाएगा, मान लो D1। D2 हम क्या करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, फिर यहाँ एक बार 1 आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, हर एक कंडीशन में डिफरेंस की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे किसी भी कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या है 0 1 0 1 ऐसा करके आ रहा है। इसका मतलब यह AP में नहीं है। ऑप्शन आंसर में आपको केवल नो लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डज द सेकेंड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। कहने का मतलब है कि हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर, कितने बिंदु पर, कितने पॉइंट्स पर किसी एक सर्कल को जो सेकेंड है वो इंटरसेक्ट करती है। तो कुछ नहीं, आपको आंसर केवल 2 लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए ये सर्कल है, अगर कोई लाइन इसको कट कर रही है तो कितने पॉइंट कर रही है, 1 और 1, यानी कि कुल 2 आंसर आएगा, 2 पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन 19 कह रहा है, 1 लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर बीइंग वॉवेल। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो टोटल आउटकम 26, वॉवेल आपको पता होते हैं 5, तो आपका आंसर हो गया 5/26। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से लेके Z तक कुल 6 अल्फ़ाबेट, यानी कि देखो 26 क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वावेल के जो नंबर होते हैं 5 होता है, इसका मतलब 5/26 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फार्मूला टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड वाला लिखना है। तो आपको पता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। फ्रेंड्स यहाँ पे 21, 22, 23, 24 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैचिंग करना है। 21 देखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ ₹5 कॉइन
5 रुपये का जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, वह किस शेप में होता है आपको पता है। वो वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, वो आपका सिलेंडर के शेप में होता है। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए हमने इसको इसके साथ मैच करा दिया। ठीक है ना, आपको पता होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसलिए तो हम आपके सामने ये सब वीडियो बना रहे हैं। 22 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग आर रेडियस। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है आपको ये भी याद होगा, अब तक तो आपको लर्न हो ही गया होगा, तो आप 4/3 पाई आर क्यूब कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात इसके अंदर है। 23 है सरकमफ्रेंस डिवाइड डायमीटर, इसका पाई होगा, मैं पहले से लगा दिया हूँ ए वाला। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका बी होगा r/2। कैसे होगा इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सरकमफ्रेंस और डायमीटर, किसका, सर्कल की बात कर रहा होगा, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, डायमीटर होता है, देखिए डायमीटर होता है d, उसका आधा क्या होता है r/2। तो r से r कट जाएगा, ठीक है, r से r कट जाएगा। और वैसे तो डायमीटर जो होता है r/2 होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है वह 2πr होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमारा आंसर आना चाहिए पाई ही आना चाहिए। ज़रा एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में, ठीक है, क्वेश्चन शायद लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कोई बात नहीं है। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर पाई ही होगा, सरकमफ्रेंस 2πr होता है, आपको पता होता है किसका सरकमफ्रेंस, एक सर्कल का ही बात कर रहा है ये। और यहाँ पे ए बराबर है, मुझे लगता है थोड़ा सा गलती कर दिया इसने। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 2πr है और 2πr है, और डायमीटर की बात कर रहा है, तो डायमीटर क्या होता है आपको पता है r/2 होता है। ओ सॉरी, डायमीटर जो होता है r का दुगुना होता है, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे लिख दिया हमने 2r, तो r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 बचा क्या हमारा पाई, आई एम सॉरी, यहाँ हमने क्या लिख दिया पाई। सेकंड क्या हमारा एरिया ऑफ सर्कल πr², इसके अलावा में सरकमफ्रेंस कह रहा है, तो सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो r से 1r कैंसिल हो, पाई से पाई, तो r/2 हुआ। इसका मतलब ये r/2 हमारा इसके सामने का बराबर है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं, चैनल हमारा देख रहे हैं भाई, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना, वीडियो को हमेशा शेयर करते रहिए आप। और प्यारा सा कमेंट दे दीजिए कि जो मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप अपनी कमेंट, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए जय हिंद।